भारत ही नहीं विदेशों में भी बिरयानी लोग बड़े चाव से खाते हैं। मुझे तो उसका आभास नहीं है, न एहसास है, और न आने वाले समय में भी एहसास होगा। लेकिन विदेशों में लोग बिरयानी खाते हैं तो उसके साथ चावल, भारत के चावल का प्रयोग करते हैं। और बड़े बड़े देशों में, वह विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, और दर्जनों ऐसे देश हैं जहाँ चावल भारत से जाता है। और चावल जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा यानी दिल्ली से। और जिस चावल का इजाद किया है, जिस चावल का शोध किया है, बासमती चावल का, और संस्थान के इस समय वर्तमान में निदेशक हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, उनके साथ हूँ। बड़ा प्यार से लोग बिरयानी खाते हैं विदेश में, और चावल आपका पसंद करते हैं। कैसा चावल है जो आपने यूएसए से लेकर के और तमाम देशों में भेजा? वह कौन कौन से देश हैं और वह चावल कौन सा है? तो दुबे जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान के द्वारा विकसित बासमती किस्मों का चावल पूरे विश्व में निर्यात होता है जी। और इसमें से मुख्य रूप से करीब 75% चावल तो मिडिल ईस्ट के देशों में जाता है, जिसमें दुबई है, ईरान है और सारे देश हैं जी। फिर इसके बाद यूरोपियन संघ के जो देश हैं वहाँ पर चावल जाता है जी। और अमेरिका में जाता है। इसके अलावा और बाकी सारे देशों में जाता है। कुल मिलाकर के करीब 4.6 मिलियन टन चावल निर्यात होता है, और जिससे प्रतिवर्ष देश को करीब 34,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। खासियत इस चावल की जो किस्में हम लोगों ने विकसित की हैं उसकी है कि जो परंपरागत किस्में थीं वो बहुत लंबी होती थीं। स्वाद और सुगंध में तो बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन लंबा होने के कारण, अधिक ऊंचाई होने के कारण वो गिर जाती थी, पैदावार बहुत कम होती थी। अब हम लोगों ने बासमती की प्रजातियों को बौना कर दिया है। उसकी ऊंचाई मुश्किल से 80-90 सेंटीमीटर होती है और पैदावार उसकी दोगुनी तिगुनी हो गई है। 6 टन प्रति हेक्टेयर जो पहले 2 टन प्रति हेक्टेयर होती थी। तो इससे हम जो बासमती के लिए 7 राज्यों को भौगोलिक रेखांकन मिला है जहाँ पे बासमती खेती करके और उसको हम बासमती के रूप में निर्यात कर सकते हैं, और इन सारे क्षेत्रों को खुशहाली का बहुत बड़ा कारण पूसा संस्थान द्वारा विकसित बासमती किस्में हैं। हम इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, उसके पहले बताते चलें हमारे गांव तो आप लोग सब लोगों के पता है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद है, गाजीपुर का मनिहारी विकास खंड, तहसील जखनिया। हमारे गांव के बगल में ही बरहट गांव है, यूसुफपुर के गांव के बगल में बरहट गांव। वहीं से प्राथमिक शिक्षा आपका भइल, वहीं से जूनियर हाई स्कूल का शिक्षा भइल, वहीं से आपका इंटरमीडिएट का भी पढ़ाई भइल। ओकर बारे में हम चर्चा करब। पता नहीं भोजपुरी कहाँ से आगल, सबके समझ में बात तना ही भोजपुरी का, लेकिन लोगों के अच्छा एहसास हुई। भैया ये घड़ी है ना आपके यहाँ का? जी जी जी। तो अब भोजपुरी बोले में दिक्कत ना हुई? बिल्कुल दिक्कत ना हुई। और 10 बजल हो जी। देखिए, पहले जब उनको प्रोग्राम कर लिया तो 9 घंटा बजल, अब 1 घंटे बाद 10 घंटा बजी, 10 बजे का समय हो गल हो जी। और हमारे गांव को चर्चा कैली आप, तो गांव का नाम हमारा बरहट हो और हमार 5वीं तक शिक्षा बेसिक प्राइमरी पाठशाला बरहट में भइल, और एक बाद कटघरा में जूनियर हाई स्कूल जौन बा वहाँ पढ़ने जा 6, 7, 8 तक। और फिर इसके बाद मलिकपुरा महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा, जौन आपके गांव से होकर सड़क जाले बेसो नदी पार करके, और दूसरी तरफ से एक रास्ता अड़ला होकर के जाला मोहब्बतपुर से जो है। तो हमन का साइकिल से अपने गांव से मलिकपुरा जात रहनी वो समय, और करीब 45 मिनट का समय साइकिल से जाए में लगे। और बरसात के दिन में खासकर जब बेसो नदी में बाढ़ आ जाए और पाट इतना चौड़ा हो जाए तो महावीरे से फिर नाव से नदी पार करके, और एक संगे जो भाई कम से कम 20-25 लड़का बड़की नाव में बैठे हैं। पौरे तो आवत रहल, तब कॉन्फिडेंस रहे कि अगर कभी डूबल तो हम तैर के निकल जाए। तो 20-25 लड़के अपने साइकिल के साथ नाव में बैठे हैं, और जब बीच धारा में नाव जाए तो कई बार डगमगाए लगे, तो डर वो समय ज़रूर लगे। लेकिन वो दिन बड़ा अभूतपूर्व समय रहे पढ़ाई लिखाई का, और अविस्मरणीय है। अच्छा भैया, ढिबरी या लालटेन लैंप का समय रहे वो? बड़ी रोचक कहानी हो हमन का, जो लालटेन से और डिबरियों से पढ़ल रहनी जा। तो लालटेन से जब पढ़ाई हो तो हमन का 3 भाई रहनी जा एक साथ पढ़ाई करत, उदय और शिव और हम। तो लालटेन में 2 तरफ डंडा होला, तो डंडा के जो छाया पड़े, तो जेकरे तरफ छाया जाए वो लालटेन को घुमाए दे कि पढ़े में दिखाई ना दे।
तो अब ऐसे लालटेन घूमत रहे और पढ़ाई हो नहीं पावे। तो शिव थोड़ा सा जो बा चंचल रहने तो वो नीचे से होकर उठाए के लालटेन बुझाए नहीं होके जो बा। तब एक बाद फिर हम लालटेन जलाई, तो फिर हम और केहू के पढ़े ना नहीं, बैठ के फिर हम अपनी पढ़ाई करें, फिर लालटेन घूमे नहीं है। तो वो बड़ा रोचक दिन रहा पढ़ाई का। लेकिन जितना मेहनत से हम उनको पढ़ाई करनी जा, जितने संघर्ष में पढ़ाई करनी जा, आज के दिन में तो वो बातन के कहूँ सोच भी नहीं सका था। प्राथमिक विद्यालय से आगे बढ़ते हैं और एक गांव स्तर से चल करके आज इस स्तर पर पहुंचना यह सबसे बड़ा कृषि का संस्थान है और एशिया की सबसे बड़ी कृषि की लाइब्रेरी यहाँ है। और अन्न के मामले में आत्मनिर्भरता दिलाने में इस संस्थान का सबसे बड़ा योगदान है। हरित क्रांति का विशेषांक है यह संस्थान। और स्वामीनाथन जिस आवास में रहते थे, जिस पद पर थे, उसी पद पर अशोक भैया हैं इस समय। गांव का जीवन याद आया। उस समय अगर पंडित जी होते थे, उन्हें पंडित जी कहा जाता था, बाबू साहब कहा जाता था, मुंशी जी कहा जाता था, मौलवी साहब कहा जाता था। जी। लेकिन बच्चों के प्रति बड़ा प्यार था, मारते थे, दुलारते भी थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जूनियर में आपका कटघरा बगल में जी। फिर आप चले गए, फिर इसके बाद हम गए मलिकपुरा में। तो हम लोगों ने मलिकपुरा से हाई स्कूल एग्रीकल्चर से और इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से जी। और अंग्रेजी की हमारी जो शिक्षा हुई है वो सिर्फ 6वीं 7वीं 8वीं मिडिल स्कूल में हुई। उसके बाद अंग्रेजी विषय हमारा जो है नहीं रहा। लेकिन हाई स्कूल में एग्रीकल्चर और इंटरमीडिएट में एग्रीकल्चर, और वहाँ पे अध्यापक हम लोगों को इतने अच्छे मिले कि आज भी हम जो कुछ भी हैं उसका सारा श्रेय अध्यापकों को, गुरुजनों को जाता है। और बहुत सारे नाम अचानक फिर जो है दिमाग में, मस्तिष्क में कौंध जाते हैं। उसमें हिंदी के अध्यापक हमारे निष्कामेश्वर पाठक थे। इसके बाद बॉटनी पढ़ाने के लिए पंचम सिंह मार साहब थे। जूलॉजी पढ़ाने के लिए हरिशरण सिंह, जिनको हम बच्चा सिंह मार साहब बोलते थे, वो पढ़ाते थे। इस तरह से रणधीर सिंह मार साहब जो है एग्रोनॉमी पढ़ाते थे। रामनाथ सिंह मार साहब फिजिक्स पढ़ाते थे। तो बहुत सारे अध्यापक, सबके नाम हमको याद है। कमला शंकर यादव जी हमको केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बड़े अच्छे टीचर थे जो है। और आपके गांव के यूसुफपुर से प्रभुनाथ सिंह मार साहब थे, जो कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कराते थे और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे। तो और चंद्रिका सिंह मार साहब, चंद्रिका यादव मार साहब थे, जो कि आपके गांव के बगल में जो दूसरा गांव है वहाँ से आते थे, चौरा से। वो फिजिक्स के अध्यापक थे, हम लोगों के बहुत बढ़िया पढ़ाते थे जो है। तो वो यादें हम लोगों को हमेशा अभी भी दिमाग में ताज़ा है। नामों का उल्लेख आपने किया है, अधिकांश लोग चले गए, कुछ लोग अभी हैं, और जो हैं उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं। चूँकि उसी विद्यालय का छात्र मैं भी रहा हूँ। अंतर इतना ही रहा है कि मैं नकलची रहा हूँ। नकल से तब नकल का जमाना आ गया था। अच्छा, इंटरमीडिएट तक अध्यापक मारते थे, जैसे दंड देते थे? नहीं, हमारे समझ से डांट फटकार हो जाती थी, लेकिन मार हाई स्कूल तक रहा। हाई स्कूल में थोड़ा बहुत था, कुछ लोगों को जो शरारती बच्चे थे। लेकिन मार का तो हमें नहीं याद है कि इंटरमीडिएट में किसी ने मारा हो। लेकिन डांटने फटकार जरूर थे, या पिताजी से शिकायत कर देना। हमारे पिताजी जो है बहुत सचेत थे हम लोगों के भविष्य को लेकर के, और कभी हम लोगों की कोई तारीफ, मुझे याद है कि हम लोगों का इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर की परीक्षा का रिजल्ट आया था, और उस दिन हम लोग खेत में जो खाद बांट रहे थे। आपको याद होगा कि मई जून के महीने में गाड़ी से जो है गोबर की खाद जो है घूरे से निकाल के खेत में डाल दी जाती थी, और पहली बरसात होती थी तो उसको जो है ढीला करके फिर फैलाया जाता था खेत में। तो वही काम हम लोग कर रहे थे। तो पता चला कि जो है रिजल्ट आया है, और हमारा यूपी बोर्ड में हमारी चौथा स्थान हमारा आया था। तो बहुत सारे लोग आए पिताजी से मिलने, उनको बधाई देने के लिए। तो वे कहते थे कि इनके सामने मत कहा, नहीं तो ख़राब हो जाए। तो वो ज़माना था। लेकिन हमेशा हम लोग नज़र में अध्यापकों के रहते थे। तो वहाँ से हम MSc एग्रीकल्चर करने के बाद फिर PhD करने के लिए पूषा संस्थान में आए, और यहाँ पर चावल पे ही शोध किया मैंने अपने PhD के लिए भी। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे अध्यापक मिले हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और भगवान की कृपा से, और एक हमको रामायण से तुलसीदास जी की चौपाई याद आती है कि 12 ही पूत पिता के धर्मा, खेती लागें अपने कर्मा। भैया, शायद हमारा युवा वर्ग इस बात को भूल गया है कि हमारे पुरखे भूख से भी मरे हैं। अकाल, दुर्भिक्ष ऐसा आया था पश्चिम बंगाल, बिहार, और यूं कहा जाए कि देश ही प्रभावित था, और लाखों लोग भूख के, भोजन के अभाव में मर गए।
आज आत्मनिर्भरता हुई है अगर खाद्यान्न के मामले में, तो इस संस्थान का बड़ा रोल है। अमेरिका से कोई गेहूं आता था जो दादी बताती थी कि ऐसा, हमको याद है कि ऐसा गेहूं आता था जिसकी रोटी टूटती नहीं थी, बहुत कड़ा होता था। तो क्या हमारे देश में खाद्यान्न का इतना अभाव था कि बाहर से आना जाता था? बिल्कुल, उस समय हम लोग शिप टू माउथ स्थिति में जी रहे थे कि पानी की जहाज पे गेहूं आता था और उसको फिर सड़क मार्ग से ले आकर के वितरण के लिए लिया जाता था। एक PL 480 स्कीम थी, पब्लिक लॉ 480, और उसी स्कीम के तहत भारत गेहूं लेता था अमेरिका से। और ये गेहूं लाल रंग का गेहूं होता था, बहुत कड़ा गेहूं होता था, रोटी बहुत इसकी सख्त बनती थी, जल्दी सूख जाती थी। तो वो दिन तो वास्तव में बहुत बुरे दिन थे। और हम लोग भी अपने बचपन की हमें याद आती है, करीब हम लोग जब 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, जब गांव में दौरी होती थी, और उस समय दौरी के समय जानवर पशु जो बैल, थोड़ा सा इसको बता देते हैं लोगों को। दौरी शब्द भी फसल काट करके उसे ऐसे बिछा दिया जाता था और उस पर बैलों के माध्यम से बैल घूमते थे उस पर, और पीछे से एक आदमी बैल धीरे धीरे चलते थे, उनका पूंछ उठा करके ऐसे घुमाते थे। 4-4 की जोड़ी में बैल जो है, और 2 जोड़ी बैल एक के आगे पीछे चलते थे, और 3-4 दिन लगता था गेहूं का भूसा बिल्कुल टूट के छोटे छोटे टुकड़े होने में, और दाना उससे अलग हो जाता था, और उसको फिर ओसाया जाता था हवा से जो है, तो गेहूं अलग होता था, भूसा अलग, या फिर ऐसे चद्दर लेकर के ऐसे लोग मारते थे, हाथ से सिरवा मार चलाते थे जी। तो उस समय वो जब बैल जो थे भूसा खाते थे, भूसे के साथ दाना भी खाते थे, गेहूं भी खाते थे, और जब गोबर होता था उस गोबर को लोग उठा करके ले जाते थे, मजदूर वर्ग जो है विशेष रूप से, और उसको पानी में धोते थे। धोने के बाद उसमें से गेहूं निकाल करके फिर सुखा करके, अच्छा, गोबर को धुलते थे ऐसे? हाँ, गोबर को गड्ढे बनाए जाते थे, गड्ढे में जो है उसको पानी भर करके गोबर को एकदम घोल दिया जाता था, उसमें से गेहूं छान लिया जाता था, क्योंकि ये जानवर तो सीधे निकल जाते हैं। तो जब वो गेहूं निकाल करके उसको सुखा करके उसका आटा बना करके खाने में प्रयोग लिया जाता था। तो वो बड़े मतलब वो दिन अभी भी याद करके हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये स्थिति भी हुआ करती थी, और उसके पहले की स्थिति तो और खराब थी। थोड़ा सा भैया हम आपको रोकेंगे। गाजीपुर के ही सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विश्वनाथ गहमरी, उन्होंने सदन में इस प्रश्न को लगाया था कि हमारे यहाँ के लोग गोबर खाते हैं, और ऐसे लेकर के कपड़े में गए थे और उन्होंने दिखाया था, और इस बात को बताया था कि ऐसे बैल खाते हैं, बैल फिर गोबर के माध्यम से निकलता है, उसको लोग धुल करके खाते हैं। फिर पटेल कमीशन बना था। बिल्कुल, मुझे सुनने में आता है जब उन्होंने बात गहमरी साहब ने संसद में रखी थी, तो नेहरू जी को शायद विश्वास नहीं हुआ था कि इस तरह की चीज होती होगी, जो है शायद उनके समय की बात है, जैसा कि मुझे सुनने में आया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो ये स्थिति तो हम लोगों ने अपने बचपन में भी देखी है। तो अब देखिए स्थिति इतनी बदल गई है कि हमारे पास देश में गेहूं का उत्पादन करीब 110 मिलियन टन हो रहा है। पूसा संस्थान के द्वारा विकसित किस्मों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और सिर्फ हम अपनी खाद्यान्न आवश्यकता को ही नहीं पूरा कर रहे हैं, बल्कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था, तो विश्व के सारे देशों की आस जो है भारत की तरफ लगी थी गेहूं के लिए, और करीब 10 मिलियन टन गेहूं का निर्यात इस दौरान किया गया। और कोरोना के पीरियड में भी देखिए पिछले 3 वर्षों से सरकार के द्वारा 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो ये वैज्ञानिक शोध, किसानों की मेहनत और सरकार की नीति का ही परिणाम है कि हम इस स्थिति में हैं कि हम अकाल या भूखमरी के द्वारा किसी की मृत्यु न हो सके और उसको हम रोक सके। इस स्थिति में पहले हम दूसरे पर आधारित थे, आज हम दूसरों को दे रहे हैं। बिल्कुल, जो अमेरिका हमें गेहूं देता था, आज उसको हम बासमती चावल दे रहे हैं और उससे वह बिरयानी खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया एक चीज हम बात करेंगे इस पर, एक तो युवा वर्ग जो रोजगार है, सबको नौकरी मिल नहीं सकती, नौकरियां सीमित हैं और बेरोजगारों की संख्या अधिक है। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि आपका संस्थान इस तरफ कैसे उनको कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, कैसे रोजगार स्थापित कर सकते हैं। दूसरा विषय हम उससे पहले इस पर चर्चा कर लेना चाहेंगे कि जो आपने शोध करके विकसित किया है बासमती और विभिन्न प्रकार के चावल, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो जैसा कि मैंने पहले भी थोड़ा सा बताया कि बासमती की जो हमारा मुख्य शोध कार्य रहा है कि बासमती किस्में जो परंपरागत थी वो लंबी होती थी, गिर जाती थी, पैदावार बहुत कम होती थी, गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, खुशबू बहुत अच्छी थी। उसी गुणवत्ता और खुशबू को बरकरार रखते हुए हम लोगों ने नई किस्में विकसित की हैं जिनका आकार छोटा होता है, वो गिरती नहीं है और पैदावार उनकी दोगुनी तिगुनी ज्यादा होती है, करीब 5-6 टन प्रति हेक्टेयर की होती है।
और आज भारत से बासमती चावल का निर्यात हो रहा है। करीब करीब 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष 34,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा उससे आती है। और कहीं भी जाइए, कोई भी फंक्शन हो, चाहे शादी हो, विवाह हो, होटल में जाइए, सब जगह बिरयानी बासमती चावल की मिलती है। तो सर्वसुलभ बासमती आज हो रहा है सारे फंक्शन में। तो इसका मुख्य कारण यह है कि शोध के द्वारा अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की गई हैं। और इन प्रजातियों की खासियत यह है कि पकाने के बाद चावल की लंबाई 2.5 गुना हो जाती है, 1 इंच के बराबर। जो हमारा पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1509 है। और इधर जो हमारी नई प्रजातियां और आई हैं, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886। आपने किसान मेले में देखा, बीज लेने के लिए किसानों की क्या भीड़ उमड़ी थी। और सुबह से लेकर शाम तक, जब तक उनको बीज सबको नहीं मिल गया, तब तक लोग घर नहीं गए। तो इतनी रुचि है किसानों की इन नई किस्मों के प्रति, इनकी पैदावार के कारण, इनकी गुणवत्ता के कारण, कि किसान जो है टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन के लिए बहुत जागरूक है। ये एक कमी मैं थोड़ा सा महसूस करता हूँ पूर्वांचल के संदर्भ में। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान इतने जागरूक हैं कि टेक्नोलॉजी निकली नहीं कि उसको लेने के लिए वो सीधे आ जाते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। एक दाना हमको दे दीजिए, मतलब बीज की इतनी महत्ता वो समझते हैं कि एक दाना हमको दे दीजिए, एक बाली दे दीजिए। और उससे पिछली बार हमने इन नई किस्मों का बीज दिया था तो 1 किलो से उन्होंने 500 किलो 800 किलो तक बीज पैदा किया। तो ये बीज की क्षमता होती है और उससे उनकी सुख समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आई है इन सारे क्षेत्र के किसानों में। और इसको हमें उधर भी जागरूकता लाने की जरूरत है और इस क्षेत्र में काफी प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी जो काला नमक एक प्रजाति, जैसा कि आप जानते हैं, परंपरागत किस्म है, वो भी भगवान बुद्ध की देन माना जाता है पूर्वांचल के लिए। और 11 जिले हैं जिनमें कि आपका गोंडा से शुरू होकर के श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये क्षेत्र आते हैं जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन में चिन्हित किए गए हैं काला नमक के लिए। यहाँ से उत्पादित काला नमक का चावल काला नमक के नाम से जितने बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं उसके निर्यात की अपार संभावना है। एक नई क्रांति जैसे भगवान बुद्ध से जोड़ के कैसे देखा गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध जब अपने 5 शिष्यों को सारनाथ में शिक्षा देने के बाद वापस गए थे अपने क्षेत्र में, वहां पे उसमें उन्होंने चावल क्षेत्रवासियों को गिफ्ट किया था कि इसके माध्यम से आप लोग हमें याद रखें। और इसका आकलन किया गया है जब काला नमक चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया रजिस्ट्री ऑफिस में, तो इसका जिक्र किया गया है। तो अब अभी हम जो शोध कार्य कर रहे हैं उसमें काला नमक की भी प्रजाति जो है वो बहुत लंबी होती है, गिर जाती है और पैदावार उसकी कम होती है। इसके चलते काला नमक धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था, उसका क्षेत्र घटता जा रहा था। अब हम लोगों ने पिछले करीब 15 वर्षों के शोध के बाद काला नमक की बौनी प्रजातियां विकसित की हैं जिसमें गुणवत्ता बिल्कुल वैसी ही है, खुशबू है, स्वाद है। तो इनके द्वारा एक नई क्रांति की ओर हम अग्रसर होंगे काला नमक के उत्पादन और उसके निर्यात में भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में। दूसरी बात आपने चर्चा की कि हम रोजगार से युवा वर्ग को कैसे जोड़ें और कृषि में युवा वर्ग को जोड़ करके कैसे रखें। ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो पीढ़ी आजकल खेती से जुड़ी हुई है उसके सामने है, सरकार के सामने भी है। अब आप देखिए, एक बड़ा रोचक प्रसंग मैं आपको बताता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारा बीज धान का आंध्र प्रदेश में उत्पादित होकर के और यहाँ पे बेचने के लिए लाया जाता है। अपार संभावना है बीज उत्पादन के क्षेत्र में पूर्वांचल में नए युवा जो हैं उनको जोड़ने की। और वहीं पे मऊ में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च, बीज के ऊपर एक शोध संस्थान खोला गया है और किसानों को जोड़ करके बीज उत्पादन कार्य, जैसे हम पूसा संस्थान में किसान सहभागिता बीज उत्पादन कार्यक्रम एक चलाते हैं, तो हम किसानों को प्रजनक बीज देते हैं, उनके यहाँ जा करके बीज उत्पादित करते हैं और फिर 3-4 बार जाके देखते हैं, वहां से बीज लेकर के आते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करके और फिर हम किसानों को देते हैं। तो बहुत सारे युवाओं को जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बना करके आपस में समूह बना करके बीज उत्पादन से जोड़ने की जरूरत है। इसके अलावे जो बीज को हम बाजार तक कैसे लेकर के जाएं और जो उत्पाद हो रहा है कृषि का, चाहे फल हो, फूल हो, सब्जी हो, उसको भी उत्पादक संगठन बना करके और उसको बाजार सही समय पर पहुंचा करके उससे हम ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। इस क्षेत्र में युवा वर्ग को आगे आने की जरूरत है और इसमें हम कई जो है शिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं। क्या क्या विकल्प
उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा क्षेत्र के नवयुवकों से कि वो पूषा संस्थान के साथ जुड़ें, हमारे साथ जुड़ें। और क्या अपार संभावना है मछली की खेती, एक बहुत बड़ी संभावना है आजकल जो है इनलैंड फिशरीज, तालाब बना करके मछली खेती का। और बहुत सारे किसान संगठन जैसे फार्ड एक संस्था है, डॉक्टर पंजाब सिंह चला रहे हैं जो पहले इस संस्थान के निदेशक थे, उसके द्वारा चंदौली में और गाजीपुर में सब्जी की खेती, मिर्च का अब जो है वहां से एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है, हरी मटर का एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है काफी बड़े पैमाने पे, टमाटर भी जाता है, टमाटर भी जा रहा है। तो और फसलों के क्षेत्र में भी हमारे समझ से नवयुवकों को जुड़ने की जरूरत है, जिससे स्वरोजगार भी पैदा होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड संस्थान ने एक मशीन बनाई है जिसको हम पूषा सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर करते हैं। अगर वो मशीन एक आदमी ले 80,000 रुपए की मशीन आती है और एक ब्लॉक में एक मशीन अगर लेकर के बैठ जाए तो सब लोग अपना सॉइल सैंपल लेकर के आएंगे, उसका परीक्षण करके उसका क्या पोषक तत्व हैं उसकी जानकारी उनको हाथों हाथ दी जा सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपसे जुड़ेंगे कैसे, संचार का माध्यम क्या होगा? देखिए, अब ये किसान मेला था और इसमें मैं उम्मीद करता था कि भारी संख्या में जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को भेजा जाए, किसान आए जुड़े। कुछ हमारे और कार्यक्रम, एक अनुसूचित जात परियोजना चल रही, उसको हम उस क्षेत्र में चला रहे हैं, वहां पर जाकर के हम नए बीज और कृषि यंत्र वगैरह किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और बाकी हमारा एक कार्यक्रम है पूषा समाचार, ये YouTube का चैनल है और वो हमारा हर शनिवार शाम को 7 बजे प्रसारित होता है। तो सभी नवयुवकों से, किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसमें खेती से संबंधित जितनी जानकारी है आपको हर हफ्ते नई जानकारी दी जाती है। फल के क्षेत्र में देखिए, आम में इस संस्थान के द्वारा विकसित किस्में जो हैं आम्रपाली है, मल्लिका है, हाल में रंगीन छिलके वाली, कम मिठास वाली और अधिक भंडारण क्षमता वाली आम की किस्में जिसमें श्रेष्ठ है, प्रतिभा है और आपका जो है दीप शिखा है, लालिमा है, ये बहुत सारी किस्में विकसित की गई हैं। इनको भी उस क्षेत्र में फैलाने की जरूरत है। सब्जी और फूल के क्षेत्र में भी संभावना है? सब्जी में भी हमारी भिंडी में हम काम करते हैं, गोभी में काम करते हैं, मटर में काम करते हैं। फूल में ग्लेडियोलस है, गेंदा है, आपका तमाम और संरक्षित खेती में विशेष रूप से जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कैसे करें, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, इन सारे क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम उसको अपना करके किस प्रकार से हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब सारे विकल्प हैं और ये सारे मॉडल यहाँ पे उपलब्ध हैं। मैं ये अनुरोध करूंगा कि लोग आए, जुड़े हमसे और इसको देखें, यहाँ पे सीख करके जाएं और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम यहाँ से करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल और उमड़ घुमड़ करके बीच से ही आ गया, विदेश में आप निर्यात कर रहे हैं, चावल और अन्य सब्जी वगैरह जा रहा है, तो कई बार हमने देखा है कि विदेश ने वापस कर दिया था कई जगह का, जैसे गाजीपुर। उनका यह था कि कीटनाशक का प्रयोग किया गया है, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया है, तो आपका क्या है, कैसे वापस नहीं कर रहे हैं लोग? देखिए, अभी बासमती चावल में पिछले 3-4 वर्षों में समस्या यूरोपियन यूनियन के देश में आई थी, वहां से हमारी कुछ खेप चावल की, बासमती चावल की वापस हुई थी जी। कारण उसका ये था कि यूरोपियन यूनियन में लोग कहते हैं कि एक फफूंदनाशी दवा है जिसको हम ट्राइसाइक्लाजोल कहते हैं, उसकी मात्रा वो कहते हैं 0.01 ppm, यानी कि 1 मिलीग्राम दवा अगर 100 किलो चावल में भी पाई जाती है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि अमेरिका जो है 3 मिलीग्राम स्वीकार करता है 1 किलो में, जापान 8 मिलीग्राम स्वीकार करता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जब अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य सभी देश हैं तो वो नियम सबके ऊपर एक जैसे लागू होने चाहिए, लेकिन खरीदने वाले की इच्छा है, अगर वो नहीं लेना चाहता है तो नहीं लेना चाहता है, उसको बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन इसको रोकने के लिए हमने जैसे अभी हाल में जब वापस किया तो एक बड़ी चुनौती के रूप में आप लोगों ने स्वीकार किया और हम लोग इस पे कार्य कर रहे थे निरंतर। और अभी हाल में जैसा कि मैंने बताया 3 नई किस्में बासमती हमने जो विकसित की, पूषा बासमती 1847, 1885, 1886। इनमें पत्ती का झुलसा रोग जिसको बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं और झोंका रोग जिसको ब्लास्ट बोलते हैं, ये दोनों बीमारियां नहीं लगती हैं। तो जब बीमारी नहीं लगेगी तो दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं होगी, जब दवा छिड़की नहीं जाएगी तो अवशेष नहीं आएगा। तो एक तरफ जहाँ पे अवशेष नहीं आएगा, मूल्य अच्छा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ दवा न छिड़कने के कारण जो दवा के ऊपर खर्चा 3000 रुपये एकड़ का आता था वो भी कम होगा। जो किसान की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा, तो निश्चित रूप से किसान की आमदनी जो है बढ़ेगी। दोस्तों, यह रहा, काफी सुखद अनुभूति हो रही है वार्ता करके और यह जान करके कि भारत कभी हाथ
फैला करके अन्न के मामले में आधारित रहता था और मांगता था, भूखमरी खत्म हुई और अनाज के मामले में हम इतने आत्मनिर्भर हुए कि आज विदेशों को भी दे रहे हैं। और विदेश अब वापस भी नहीं करेगा, इसलिए कि हम कीटनाशक, कीटरोधी ऐसे विकसित कर रहे हैं, इसमें विकसित किए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी ने काफी समय दिया और आज मिल करके हम भी किसान मेले में प्रतिभाग किए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और लोगों को बताऊंगा भी। आपने ये अवसर दिया, विनम्रता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। मैं आपका चैनल हमेशा देखता रहता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने प्रयास से इस चैनल को एक नई ऊंचाई पर ले जा करके खड़ा किया है। आपकी जो फॉलोइंग है करीब 16 लाख की है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है, क्योंकि मैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोगों से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इतनी फॉलोइंग किसी की नहीं है। तो एक बहुत बड़ी खुशी की और गौरव का विषय है कि आपके प्रयास से आपको इतनी फॉलोइंग मिली है। और मेरा अनुरोध रहेगा कि आप सामाजिक समस्याओं को तो हमेशा उठाते रहते ही हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और उसके परिणाम भी आते हैं, लेकिन एक सेगमेंट कोई ऐसा क्रिएट करें जिसमें कि इस तरह के शोध से संबंधित, कृषि से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी उस क्षेत्र के लोगों के पास पहुंचे तो एक नई क्रांति और आएगी। बिल्कुल, आगे मैं इसको करता रहूंगा। धन्यवाद दिलाता हूँ। धन्यवाद।